वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये जो चैप्टर है ना, ये इंट्रोडक्शन है अबाउट फिजिक्स। ठीक है ना। अब ये मान के चलिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भैया वहाँ पे पहले पता तो लगाओगे क्या घूमना है, क्या वहाँ पे अच्छा है, कैसे घूमना है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है ना। अब हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट को तुम स्टडी करना चाहते हो? ठीक है ना, फिजिक्स। फिजिक्स स्टडी करना चाहते हैं बेटा। देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगा आपका अचानक से कि ये नहीं समझ में आ रहा तो भैया दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। काला पीला मिला दिया नीला बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स है, लॉजिक है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, इसका आप जो बच्चे एंट्रेंस में अपीयर वगैरह होना चाहते हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीबीएसई में इसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि पढ़ना क्या है, हम किस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी का जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। सो लेट्स सी what we will study in this chapter. These are what is physics. Physics क्या है? ठीक है। Second, scope and excitement of physics. What are the scopes and what are the excitement about physics? ठीक है। Physics, technology and society. किस तरह से टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के साथ रिलेटेड है फिजिक्स हमारा। ठीक है। एंड फोर्थ, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं है, आराम से करो। देखिए, फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि फिजिक्स है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? डेफिनेशंस ले लेते हैं। ठीक है, जनरल एनालिसिस ऑफ नेचर कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स बिहेव। ठीक है, बड़ा भारी भरकम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सिंपल तरीके से समझते हैं। फिजिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो नेचर है और जो नेचुरल फिनोमिना होती हैं उन सब की स्टडी ही हमारे पास क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना में क्या? हवा कैसे चलती है? ठीक है, सन राइज होना, ठीक है ना, अर्थ का रोटेट करना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने अभी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, फ्लो ऑफ एयर। तो हमारे चारों ओर घर के बाहर से लेके घर के अंदर तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, आप एसी चलाते हो, आप मोटर चलाते हो, ये सारा का सारा किस में आएगा? फिजिक्स में आएगा। इतनी बात समझ में आती है तो कि हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। और फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना अराउंड अस। ठीक है, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं बेटा, तो फिजिक्स में किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए, स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड कौन कौन से स्टेप होते हैं? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। ठीक है, अब ये सारा हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले बनाए जाते हैं। उन फॉर्मूलों को कैसे बनाया जाता है? अचानक से तो फॉर्मूले बनते नहीं है बेटा। क्या करना होता है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूटन का। न्यूटन का एग्जाम्पल नहीं लेना है, न्यूटन के ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल लेना है भाई। क्या बैठे थे जनाब न्यूटन और ऊपर से गिर गया सेब। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या है। ठीक है ना, ऐसा क्या है, ऊपर से ऑब्जेक्ट किस वजह से नीचे हमारे पास गिरती है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों होता है कि टुवर्ड्स डाउनवर्ड ही क्यों हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव करती है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी का कंसेप्ट यहीं से इजाद में आया था। समझे? फिर क्या करना पड़ता है बेटा? एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, उसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1, ठीक है,
मास m2 अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, मास m1 ले लिया, और हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ आ रहा है उसका m2 ले लिया, बीच में दूरी कितनी है r ले लिया। तो उन्होंने रीजनिंग देना स्टार्ट किया कि ये इस कारण से होगा, इस फैक्टर पे होगा। उसके बाद जाके क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब ये जो क्वांटिटीज हमने ली इनके ऊपर उन्होंने बना दिया कि F इज इक्वल टू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी, सिर्फ ठीक डायरेक्शन नहीं ले रहे अभी, लेकिन ये इस तरह का एक मैथमेटिकल मॉडलिंग आ गया। ठीक है, उसके बाद जो ये तैयार किया गया बेटा उसका ना वेरिफिकेशन भी होता है कि आपने कोई थ्योरी रखी, वो थ्योरी हर जगह पे वो क्या होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। समझ रहे हो बात, कि हम फिजिक्स में कोई फॉर्मूला तैयार करेंगे तो उस फॉर्मूले में कुछ स्टेप्स है, कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। कैसे मेथड्स, पहला सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा चीज को, उसके ऊपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स आर देयर, मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आप लेके आओगे, एंड आफ्टर दैट वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। जो आपने थ्योरी रिप्रेजेंट की है उसका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। इतना क्लियर हुआ। अब बेटा सेकंड पे आ जाते हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या चीज है। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि फिजिक्स क्या चीज है, फिजिक्स में काम कैसे होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्कोप कहाँ पे है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं बेटा। फिजिक्स का स्कोप वास्ट है, बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक है, कैटेगरी बनाते हैं बेटा, पहले स्कोप देखते हैं, एक्साइटमेंट में बाद बताती हूँ कि क्या क्या एक्साइटमेंट है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्कोप देखिए, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, मीजोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। बेटा जब भी हम मैक्रो की बात कर रहे होते हैं तो किसी बड़ी चीज पे बात कर रहे हो, यानी कि बहुत बड़े डोमेन पे हमारे पास बात होती है, समथिंग स्कोप बिग। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक घर के बाहर घर के अंदर दोनों जगह आपको मैक्रोस्कोपिक चीजें दिख जाती हैं। इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास क्या आता है बेटा, आसपास जितनी भी चीजें तुम जमीन पे देखते हो वो सभी तुम्हारी टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगी। ठीक है, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग, माउंटेन्स, ये सारा का सारा तुम्हारा किस में आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल में। और एस्ट्रोनॉमिकल में क्या आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल में सेलेस्टियल बॉडीज आएंगी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स। ठीक है, समझ रहे हो बात, जितनी बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज होंगी वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी, एस्ट्रोनॉमिकल में। तो जब हम स्कोप की बात करते हैं कि फिजिक्स कहाँ कहाँ पे स्कोप दिखाता है, फिजिक्स कहाँ कहाँ पे स्टडी करवाता है, कहाँ स्टडी कराता है, मैक्रो पे स्टडी करवाता है। मैक्रो यानी कि जितनी भी बड़ी चीजें हैं उसके ऊपर हमारे क्या होंगी, स्टडी होंगी। ठीक है, मैं मीजो पे थोड़ा बाद में आती हूँ, आप पहले इसको देखिए। माइक्रो, मैक्रो किया, माइक्रो, माइक्रो यानी स्मॉल। अब कितना स्मॉल, बहुत स्मॉल। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, ये सारा का सारा हमारे पास किस में आता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक में आता है। बहुत छोटी चीजों पे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इसके जितने भी पार्टिकल, वो सारे के सारे हमारे पास छोटे छोटे जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, माइक्रो। ठीक है, एंड मीजोस्कोपिक, बेटा मीजोस्कोपिक होता है जो मैक्रो और माइक्रो के बीच में लाई करता है। इस पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्कोप फॉर दोज हु आर रिसर्चर्स। जो रिसर्च करना चाहते हैं वो मीजोस्कोपिक पे उनका बहुत स्कोप होता है। ठीक है, अब जरा बात समझ लेते हैं कि माइक्रो में हम बहुत छोटी चीजों की बात कर रहे हैं, तो मीजो क्या होगा, मैक्रो और माइक्रो के बीच में कहीं पे हमारे पास क्या आएगा, मीजोस्कोपिक आएगा। ठीक है, देखिए हमें पता है कि हर एक चीज किसकी बनी है, मैटर की। ठीक है, मैटर यानी कि वो किस कैटेगरी में आ गया, मैक्रो। ठीक है, बड़े में आ गया। अब मैटर्स किसके बने हैं, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम का। एटम से भी छोटे चले जाओ, न्यूक्लियस, स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल से न्यूक्लियस तक का जो ये वाला जो डोमेन आप देख रहे हैं दैट इज माइक्रो। और इस माइक्रो और मैक्रो के बीच में, यानी कि मैटर से मॉलिक्यूल के बीच में जो ये वाला जो हमारे पास होगा डोमेन, दैट इज फॉर मीजो। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मीजो इट इज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। ये रिसर्चर्स के लिए बड़ा एक्साइटिंग फील्ड है। अब देखिए एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, हमने सबसे पहले कहा था फिजिक्स क्या है, डेफिनेशन बता दिया। फिर मैंने ये आपको बता रही हूं सेकंड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप मैं आपको बता चुकी, 3 जगह पे, मैक्रो, माइक्रो एंड मीजोस्कोपिक पे है। अब एक्साइटमेंट क्या है बेटा, एक्साइटमेंट में ये कि बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं। ठीक है ना,
ठीक है। तो मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में जीके में आपने बहुत से जगहों पे पढ़ा होगा, बहुत से रिसर्चर्स ने कई कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए सिर्फ लाइट की उपस्थिति को बताने के लिए। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होता है फिजिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, एक्साइटमेंट क्या होता है, कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। डिस्कवरिंग सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर के जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सब का पता लगाने के लिए। अभी बीच में सुना था गॉड पार्टिकल वगैरह कुछ आया था, दैट इज फिजिक्स, वो भी एक एक्सपेरिमेंट की जगह है हमारी। यानी नेचर के जितनी सीक्रेट्स हैं उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं। और अप्लाइंग लॉ ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, फिजिक्स के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको हम प्रैक्टिकल पर्पस में अप्लाई कर सकते हैं। ईएमआई 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा था, भूल गए हो तो फिर से बता देते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर आप पढ़ के आए हो अभी अभी, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर पढ़ के आए हो, तो वो किस प्रिंसिपल पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है। हमारा ये पूरा अपना एक चैप्टर है, आगे हम 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो लास्ट बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, और जितने भी इसके बेसिक लॉ हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी हर जगह पे मान्य हैं। जैसे अभी अभी हम फोर्स के बारे में कह रहे थे, कौन से फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे, F इज इक्वल टू G(m1)(m2) अपॉन r²। ये हमारे पास कुछ है, अगर ये वेक्टर है तो इसके साथ एक वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन दिखा देगा। इस तरह से हमारे जो लॉज हैं फिजिक्स के वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह पे मान्य हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से क्या रिलेशन है बेटा, टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नए फिजिक्स के बारे में कुछ बताता होगा। जैसे बहुत सिंपल सा है बेटा, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर आप देखते हो, लेकिन ये जो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी पहले आई हीट इंजन की, वो किस पे बेस है, वो फिजिक्स का एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा भी चैप्टर आएगा आगे, हीट रिलेटेड बातें करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि टेक्नोलॉजी से हमें नए फिजिक्स के बारे में पता चला। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स जो है वो कई बार नई टेक्नोलॉजी दे जाता है, ठीक है ना। सिलिकॉन चिप के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन चिप, ठीक है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये एक्चुअली सिलिकॉन चिप के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं, सिलिकॉन चिप हमारे पास फिजिक्स के सेमीकंडक्टर ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स होती हैं। अब सिलिकॉन की डिस्कवरी से, सिलिकॉन पे स्टडी करके हमारे पास, हम किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, कंप्यूटर रेवोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमने क्या पाया कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देता है और टेक्नोलॉजी से हमें फिजिक्स के बारे में पता चलता है। और जो कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी वो सोसाइटी के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, ठीक है। सोसाइटी को क्या देती है, बेनिफिट देती है, ठीक है। तो फिजिक्स का स्टडी टेक्नोलॉजी जनरेट करता है, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी फिजिक्स के बारे में बताती है, और ये दोनों हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है, सोसाइटी को इससे मदद मिलती है, ठीक बेटा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इस चैप्टर को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी बेटा, जितना करवाया दैट इज इनफ, ठीक है। पहले ही बताया था 1-2 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। लास्ट पॉइंट मेरा है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेटा देखिए 2 तरह के फोर्सेस होती है। फोर्सेस तो आप बहुत से तरह के पढ़ोगे, लेकिन कैटेगरी हम 2 करते हैं। एक होती है फंडामेंटल यानी बेसिक फोर्सेस, और दूसरी होती है डिराइव्ड फोर्सेस। फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस, दैट मीन्स दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, नेचुरली एग्जिस्टेड होती हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, बेटा ये 4 फोर्सेस आपकी बेसिक फोर्सेस है। फंडामेंटल दैट मीन्स दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, कोई इनको बना नहीं सकता, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे चारों ओर, ठीक है। और एक आ गया हमारे पास ड्राइव्ड। What does it mean of derived? Derived मतलब होता है generated from fundamental forces। फंडामेंटल फोर्स का यूज करके हम कौन से फोर्स दिखा सकते हैं, ड्राइव्ड फोर्सेस। ड्राइव्ड फोर्सेस में कौन सा आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। समझ में आया। तो बेटा चैप्टर को इतना ही हम रहने देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है पढ़ने का, ठीक है। और इसके बारे में आपसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। तो मैं कल नए लेक्चर के साथ आऊंगी, नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2,
ठीक है, प्लीज़ कीप वॉच।